नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और आज मैं आया हूं पीएचडी चैम्बर में एट द लॉन्च ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और ये लॉन्च किया है आई स्पिरिट ने और जिसके को फाउंडर आज मेरे साथ मौजूद हैं। इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर एमएसएमईज़ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर बातचीत करने के लिए बिना टाइम गंवाए हुए मैं स्वागत करूँगा सर का। सर को फाउंडर ऑफ आई स्पिरिट। सर बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर। सर माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि एमएसएमईज़ अगर हम देखें इंडिया की जीडीपी में ऑलमोस्ट 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। 11 करोड़ का मैसिव वर्कफोर्स, एम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स एमएसएमईज़ के पास है। ऐसे में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये कितना इंपॉर्टेंट है एमएसएमईज़ के लिए और इस एसोसिएशन को शुरू करने के पीछे का मेन पर्पस क्या था सर? हाँ, ये तो सब लोग मानते हैं एमएसएमई से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एमएसएमई क्रेडिट भी चाहिए। यूके सिन्हा कमेटी थी एमएसएमईज़ पे, उसमें ये सब बोला गया। पर क्वेश्चन है कि अब इसको ज़मीन पे कैसे उतारा जाए। तो अब ये एसोसिएशन इसलिए शुरू करी क्योंकि अब हमें लगता है कि जितने पीसेस चाहिए थे इसको एक्सप्लोड करने के लिए वो सब इकट्ठे हो गए। अब सबको एक साथ लाना है कि ये डबल हो जाए एमएसएमई लेंडिंग 2 साल के अंदर ही। अब ये मैजिक हो सकता है और उसके लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नई पॉलिसी चाहिए और नई सोच चाहिए। ये तीनों चीज़ें अगर हम दे दें तो हम बहुत क्विकली एमएसएमई क्रेडिट को अब एक्सपैंड कर सकते हैं। जी, अगर चैलेंजेस की बात करें एमएसएमईज़ के लिए सर, तो ऑलमोस्ट 15 to 20% एमएसएमईज़ ही फिनांस क्रेडिट एक्सेस मिल पाता है। हाँ। उसके बाद एक जो क्रेडिट गैप बना हुआ है ऑलमोस्ट 103 ट्रिलियन रुपीज़, जो 65 to 103 ट्रिलियन रुपीज़ का एक मैसिव गैप है। एमएसएमईज़ रेडी हैं, उनका वर्कफोर्स रेडी है, लेकिन हम उन्हें क्रेडिट एक्सेस नहीं दे रहे हैं। इस प्रॉब्लम को आप कैसे एड्रेस करेंगे इस एसोसिएशन के थ्रू सर? तो ये न्यू टू क्रेडिट को हमें टैकल करना ही पड़ेगा। आज ये हुआ कि एक कहावत है ना इंग्लिश में, मनी बिगेट्स मनी। यहाँ लोन्स बिगेट लोन्स। जिसके पास लोन है उसको तो और मिल जाता है, और उनको कई बारी इतना लोन मिल रहा है कि वो ओवर इंडेटेड हो गए। और जो 85% ऑफ द एमएसएमईज़ हैं जिनको लोन चाहिए उनको बिल्कुल ही कोई लोन नहीं मिल पाता, राइट? तो इसलिए सबसे पहले तो हमें नई सोच चाहिए। वो सोच ये चाहिए कि जो जिनको अभी क्रेडिट नहीं मिल रहा उनको कैश फ्लो क्रेडिट ही मिल सकता है। क्योंकि अगर वो उनके पास कोलैटरल होता तो वो आज जाके उन्होंने बैंक में या एनबीएफसी में कोलैटरल दे दिया होता और उसके अगेंस्ट लोन ले लिया होता। तो ये कोलैटरल वाले लोग नहीं हैं। अगर कोलैटरल नहीं है तो कैसा लोन मिलेगा? उनको कैश फ्लो के बेसिस पे मिलेगा। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो फ्यूचर ग्रोथ है एमएसएमई लेंडिंग में वो कैश फ्लो लेंडिंग वाली होगी, वो कोलैटरल वाली नहीं हो सकती। जिसके पास कोलैटरल है उसके पास ऑलरेडी लोन है तो ये कैश फ्लो वाली। अब कैश फ्लो को करने के लिए क्या चाहिए ये हमें सोचना था, सोचा। अब वो ज़मीन पे आने वाला है, अब वो आगे चलते हैं। अब आप पूछेंगे क्या है? सबसे पहला है कि कैश फ्लो मैं कैलकुलेट कैसे करूं। मैं अगर आपका कैश फ्लो लेता हूं, आप मुझे सीए से कैश फ्लो का सर्टिफिकेट देते हैं, मैं ट्रस्ट करूंगा उसको? नहीं करेंगे। तो पिछले कुछ साल में एक सिस्टम बनाया, उसको अकाउंट एग्रीगेटर बोलते हैं, जिससे आपका जो आपके इन्वॉइसेस हैं, फ्यूचर रेवेन्यू है, वो जीएसटी से पता चल गया और जो पुरानी पेमेंट्स आई थी वो बैंक स्टेटमेंट से मिल गई। और ये दोनों की दोनों लेंडर को आराम से मिल सकती हैं अकाउंट एग्रीगेटर। अब अकाउंट एग्रीगेटर में 100 मिलियन लोगों ने ऑलरेडी उसको यूज़ कर लिया। सिस्टम परफेक्ट नहीं है पर परफेक्शन की तरफ जा रहा है एंड इज़ ग्रोइंग वेरी रैपिडली। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि द लेंडर कैन फाइंड आउट द कैश फ्लो ऑफ द एमएसएमई विथ रिलायबिलिटी एंड विथ वेरी लिटिल मनी। सो पहला तो स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप है, चलो मेरे को आपका कैश फ्लो पता चल गया, मैं आपको लोन देना चाहता हूँ। मैं 2 साल का तो नहीं दे सकता, पता मुझे मालूम नहीं आप 2 साल का आपका बिजनेस क्या होगा। कैश फ्लो तो मुझे 2-3 महीने का ही मालूम है ना। तो मैं आपको 3 महीने का लोन देना चाहता हूँ। पर मान लीजिए मैंने आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया 1 साल के लिए, उसमें मेरा मार्जिन 5% था, तो मुझे 5,000 मिले। अगर वही चीज़ मैंने आपको 1 क्वार्टर की दी तो मेरे को तो 1250 रुपये मिले। अब ये 1250 में ही मुझे आपको ढूंढना है एज अ बोरोअर, एक्विजिशन कॉस्ट, आपका लोन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है, फिर डिस्पर्स करना है, फिर उसके बाद कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आरबीआई की रेगुलेटरी कंप्लायंस करनी है। ये 5 कॉस्ट जो हैं 2000 रुपये हैं। तो मैं आपको 1250 का this loan is not profitable for me. So we needed to do something to reduce the costs
in such a way to bring them from 2,000 rupees to less than 200 rupees so that a 1 quarter loan, cash flow loan becomes profitable, right? Because if it's only 1 year loan, then only few MSMEs will qualify for it. But if it's a 1 quarter loan, almost everybody will qualify. सबको मालूम है ये एक क्वार्टर तो जिंदा रहेगा, अब ये एक साल रहेगा कि नहीं मालूम नहीं, राइट? तो ये हो गया है, इसको करने के लिए ये ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क बनाना पड़ा। तो उसमें सब फोकस किया कि कैसे कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, इंक्लूडिंग रेगुलेटरी कंप्लाइंस, कि रियल टाइम कंप्लाइंस हो जाए, फिर बारी बारी यू डोंट हैव टू हायर एनीबडी टू डू मोर कंप्लाइंस ऑब्लिगेशंस टू आरबीआई। तो ये सब की वजह से अब ये जो शॉर्ट टेनर कैश फ्लो लोन है वो अब प्रॉफिटेबल हो गया। तो ये जो रेगुलेशंस थी बैंकिंग की लंबे समय से कि लोन अप्रूव कर, स्पेशली जो फ्रेश एमएसएमईज हैं, जो नई एमएसएमईज हैं, उनकी फिनेंशियल बुक्स उतनी स्ट्रांग, उतनी पुरानी नहीं होती थी, जिसकी वजह से आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। सर, इसका मतलब आप सीधे बैंकिंग सिस्टम पर क्वेश्चन कर रहे हो कि उन्हें अपने नॉर्म्स पे, एक तो जो एनबीएफसीज बोल रहे हैं सर कि एक डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए एनबीएफसीज के साथ। मैं वो आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी। अगर हमारे पास सिर्फ पोस्ट पेड मोबाइल फ़ोन्स होते तो सबके पास मोबाइल फ़ोन होता? नहीं होता, राइट? जिस तरह हमें एक नया प्रोडक्ट बनाना पड़ा जिसका नाम था प्रीपेड, इसी तरह हमें लेंडिंग में एक नई तरह की लेंडिंग बनानी पड़ेगी जिसका नाम है शॉर्ट टेनर कैश फ्लो लेंडिंग। अगर हम शॉर्ट टेनर कैश फ्लो लेंडिंग नहीं बनाएंगे तो कुछ ही लोगों को लोन मिल पाएगा। शॉर्ट टेनर कैश फ्लो लेंडिंग से सारे एमएसएमईज को लोन मिल सकता है कि नहीं? तो उन्होंने 1 क्वार्टर का लिया, 1 महीने का लिया, फिर उसको रोटेट किया, वो सबके लिए काम चल सकता है जैसे प्रीपेड चलता है कि नहीं, राइट? तो ये नई सोच चाहिए। ये नई सोच के लिए लोगों को, ये लेंडर्स को मानना पड़ेगा कि मुझे इस मार्केट में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं? वो नई तरह की मार्केट है, एक्सेप्टेंस बढ़ाना होगा। तो इसलिए पीएसएल एसोसिएशन ये सब काम कर सकता है, बिकॉज इसमें सब लोग जुड़ रहे हैं जो सोचते हैं कि ये फ्यूचर है, इसमें सब आके मिल रहे हैं। सो फिर सब लोग को समझ आएगा कि हाँ यही फ्यूचर है, हम इस शॉर्ट टेनर कैश फ्लो लेंडिंग पे फोकस करते हैं, सर है कि नहीं? यस सर, बिल्कुल। बट सर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की हम जैसे बात करें, इसमें अगर हम वेटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज एग्रीकल्चर को जाता है, ऑलमोस्ट 18% के आसपास। एमएसएमईज का 7.5% ही वेटेज है जो टोटल कैप है। आरबीआई ने ही रूल्स टफ कर रखे हैं, आपको चूज ही ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ही स्टार्टअप्स को करना पड़ेगा। ऐसे में ये कितनी रेगुलेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी? तो एक चीज़ हम ये रेगुलेटर्स के साथ बात करके ये चेंज करवाना चाहते हैं कि देखिए 2 तरह के हमारे पास स्मॉल बिजनेस हैं। 72 मिलियन फार्मर्स हैं, उनको तो डेफिनेटली हेल्प करना चाहिए, और हमारे पास 60 मिलियन एमएसएमईज हैं। इसमें बेचारे एमएसएमई सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं है कि नहीं? तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा। और ये ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि पुराने ज़माने में आप शॉर्ट टेनर कैश फ्लो लोन पे पैसा बना ही नहीं सकते थे। जो ट्रेडिशनल लेंडिंग में ये सोच थी कि आप ऐसा करिए ही मत, आप इस पर क्यों फोकस कर रहे हैं, इसमें तो पैसा बनेगा ही नहीं। अब ये नई चीज़ हुई है कि आप पैसा बन सकता है, तो इसलिए लेंडर्स को अपनी पुरानी सोच छोड़ के नई सोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और रेगुलेटर्स को भी इस पे फोकस करना पड़ेगा। तब जाके ही हम एमएसएमईज को फुल्ली टैकल कर सकते हैं। और कंट्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम करें, बिकॉज सारी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज में आएगी। बड़ी कंपनीज कोई भी कंट्री में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट ही नहीं करती, और जैसे हम एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, वो एमएसएमईज को स्ट्रेंथन करके हम सॉल्व कर सकते हैं, और कोई रास्ता है ही नहीं। और एमएसएमई से आप पूछिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उनको कस्टमर भी मिल जाते हैं, क्रेडिट नहीं मिलता। सबसे बड़ी चीज़ क्रेडिट है। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू देम देन कस्टमर्स। कस्टमर्स दे आर एबल टू फाइंड, क्रेडिट दे आर नॉट एबल टू फाइंड। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट वी हैव टू सॉल्व एज वी गो फॉरवर्ड। बट सर, इफ़ वी लाइक ईज द नॉर्म्स ऑफ आरबीआई, ये रेगुलेशंस ईजी करते हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स इस समय जैसे आरबीआई के लिए एक मेजर चैलेंज बने हुए हैं। हम देख रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर भी एक पूरे प्रेशर में है। तो अगर एमएसएमईज के लिए ईज बढ़ जाती है, रिस्क कैप को हम अगर घटा देते हैं, तो कहीं ये एक अनसिक्योर्ड लोन्स की तरफ कुछ चैलेंज आएगा? हमें अनसिक्योर्ड लोन्स की कैटेगरी को बांटना, 2 हिस्से में बांटना पड़ेगा। एक अनसिक्योर्ड है
जो मैं कंजम्पशन के लिए ले रहा हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास वॉशिंग मशीन के लिए पैसे नहीं है, तो मैं 6,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदना चाहता हूँ, तो मैंने लोन ले लिया, उसके लिए 5,000 रुपये का लोन ले लिया। अब मैं 5,000 का लोन जो है मैं 2-3 साल में पे ऑफ करना चाहता हूँ। अगर मैं 2-3 महीने में करना पड़े तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं लोन लेने का, है कि नहीं? तो शॉर्ट टेनर का कॉन्सेप्ट जो है वो कंजम्पशन लोन पे तो अप्लाई ही नहीं होता, राइट? पर मान लीजिए मैं जेम्स पे चेयर्स बेचता हूँ और ONGC ने मेरे ऊपर एक ऑर्डर प्लेस कर दिया 100 चेयर का। अब मुझे शॉर्ट 2-3 महीने का ही लोन मिल जाए, बहुत फ़ायदा है, क्योंकि मैं रॉ मटेरियल्स खरीद सकता हूँ, चेयर बना सकता हूँ और सप्लाई कर सकता हूँ और साइकिल कर सकता हूँ। तो शॉर्ट टेनर लेंडिंग जो है अनसिक्योर्ड, वो सिर्फ बिजनेस लोन्स के लिए चलती है, कंजम्पशन के लिए नहीं चलती। आजकल जो सारी वरी है हमें वो है क्योंकि हमारी कंजम्पशन लोन्स जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं और उनसे इतना फ़ायदा भी नहीं। फ़ायदा जो है वो बिजनेस लोन से है। तो हमें ये जो हम अनसिक्योर्ड की जब बात करते हैं उसको 2 हिस्से में बांटना पड़ेगा। कंजम्पशन अनसिक्योर्ड नॉट गुड, बिजनेस अनसिक्योर्ड वेरी गुड। तो ये हमें सोच बदलनी पड़ेगी कि हम कहें ये वाला पाथ जो है इसको ग्रो करना है, इसको बेशक ना ग्रो करें कोई बात नहीं, राइट? आप अग्रीम सर 100%, क्योंकि जो बिजनेसेस की ग्रोथ की बात जब हम करते हैं तो ये डेफिनेटली एक सोल्यूशन बन सकता है शॉर्ट टेन्योर लेंडिंग, जिस पर सर का पूरा एम्फेसाइज है। सर लास्ट क्वेश्चन, बजट इज अराउंड द कॉर्नर, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं MSMEs के लिए, क्या कुछ बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि एक चीज़ जो पिछले बजट्स में हुई, हमने देखा कि अगर आप 2022 बजट्स में जाएं तो हर एक बजट में हम अपने ब्लॉग पे एक उसका समरी लिखते हैं। तो हमने एक समरी लिखी थी, इम्प्रिंट्स ऑफ DPI विजिबल इन द बजट्स। बट 23 में आया तो लगा कि दिस इज़ द मंत्रा फॉर इंडिया, हमारा हेडलाइन सेज दैट। फिर उसके बाद जब वोट ऑफ अकाउंट्स आया तो लगा कि डबलिंग डाउन ऑन DPI। तो मुझे लगता है कि एज अ कंट्री वी हैव अंडरस्टूड द पावर ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी। ये 2 हाथ से करना पड़ता है, पब्लिक टेक्नोलॉजी भी चाहिए, पब्लिक पॉलिसी भी चाहिए। तो अब MSME लेंडिंग के लिए पब्लिक टेक्नोलॉजी तो आ गई, अब थोड़ी सी पब्लिक पॉलिसी की ज़रूरत है। फिर ये दोनों हाथ से वी विल बी एबल टू शेप दिस एज वी गो फॉरवर्ड। आई एम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक दैट द गवर्नमेंट विल मेक कमिटमेंट्स टू मेक पब्लिक पॉलिसी चेंजेस फॉर MSME lending as we go forward. So I am very confident that some of that will happen in this coming budget. जी थैंक यू सो मच सर, एंड वी ऑल आर वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि MSMEs बैकबोन है इंडिया की इकोनॉमी का, और अगर हमें फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनना है तो MSMEs को ये जो क्रेडिट एक्सेस की प्रॉब्लम है उसको ईज आउट करना बहुत ही ज़रूरी होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम सर, थैंक यू सो मच।